वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास तक हमने जो 3 टूल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के उसे डिस्कस किया डिटेल में, जिसमें हमने वेरियस एंजाइम्स पढ़े, पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिससे कि हम जो हमारा डीएनए है, डिजायर्ड जीन है, उसे प्लस जो वेक्टर यूज करेंगे मोस्ट कॉमनली प्लाज्मिड, उन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कैसे कट करते हैं वो सब हमने डिटेल्स पढ़ा। सेकेंड टूल वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, जो व्हीकल है, करियर है, जो हमारे डिजायर्ड फॉरेन जीन को या डिजायर्ड एलियन जीन को जो डिजायर्ड डीएनए है उसे होस्ट तक पहुंचाएंगे। तो हमने थर्ड टूल पढ़ा था होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट। कैसे हम होस्ट के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन सिंपल हमारा डिजायर्ड डीएनए प्लस जब हमने उसे वेक्टर के साथ, प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दिया, तो वो कैसे होस्ट के अंदर एंट्री करता है। तो हमने तीनों टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लिए हैं। अभी तक हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स की बात की है, टाइप्स की बात की है और टूल्स की बात की है। इस चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सो टुडे वी विल डिस्कस द प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट? सो प्रोसेसेस of recombinant DNA technology, that is we know now by now it is genetic engineering. इसमें क्या क्या steps involved होते हैं? That means steps involved are. Now students, ये जो steps हैं ये आपको सीरियल ऑर्डर में याद होने चाहिए और इसको याद रखने के लिए बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी रिसिपिएंट सेल है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है जो कि डायबिटिक्स में हेल्प करेगी, तो हमें ह्यूमन के से जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है वो वाला डीएनए फ्रैगमेंट आइसोलेट, पहले तो हमें पूरा टोटल डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा उस सेल में से, प्लस हमें प्लाज्मिड को भी आइसोलेट करना पड़ेगा जो हमारे वेक्टर की तरह काम करेगा। तो जो पहला स्टेप है वो क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। और यहां हम एक्सक्यूज मी किस डीएनए की बात कर रहे हैं, टोटल सेल डीएनए पहले निकालेंगे हम, टोटल सेल डीएनए और साथ में वेक्टर। अगर प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज है, तो हमें प्लाज्मिड जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ही है उसे भी हमें जो भी बैक्टीरिया है उससे आइसोलेट करना पड़ेगा। ये हमारा पहला स्टेप होगा। कैसे वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब हमें ये जो आइसोलेटेड प्योर फॉर्म में डीएनए है उसको हम कल्चर करेंगे या उसको हम इंक्यूबेट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को वर्क करना है तो हमें प्योर डीएनए चाहिए होता है, और यहाँ पर हमारा जो डीएनए होता है वो आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, इन सब के साथ अटैच होता है। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो हमें प्योर फॉर्म में पहले डीएनए आइसोलेट करना है और उसके बाद हमें उसे कट करना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। प्लाज्मिड को यानी व्हीकल को और हमारे फॉरेन डीएनए को, दोनों को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। सो सेकेंड हो जाएगा कि हमें इसके टुकड़े करने हैं। सो फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मिड, जो भी वेक्टर है, एंड प्लाज्मिड विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो क्या करना होगा, आइसोलेट किया, फ्रैगमेंट करा। अब फ्रैगमेंट करने के बाद में हमें जो हमारा डिजायर्ड जीन है पहले हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, हम डिस्कस करेंगे उसको, जिसे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। हमें क्यों जरूरत है मल्टीपल कॉपीज बनाने की हमारे डिजायर्ड जीन के, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मान लीजिए कि हमें कहीं पे कोई क्राइम हुआ, कोई मर्डर हुआ और हमें वहां पर एक ब्लड सैंपल मिला। उस ब्लड में से हमने जो है WBCs में से डीएनए को आइसोलेट कर लिया, फ्रैगमेंट कर लिया। अब हमें जो स्पेशल
डीएनए देखना है, फ्रैगमेंट जो हर इंसान का अलग अलग है, उसी से हम पहचान करेंगे कि वो क्रिमिनल कौन है, मर्डरर कौन है, हम पहचान सकते हैं, जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इसे फुल डिटेल में। तो अब हम अगर वो सपोज हमने उसको सैंपल को उसमें से जो हमारा डिजायर्ड फ्रैगमेंट है उसे हमने कट भी कर लिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, बट अगर सपोज टेस्टिंग के टाइम वो डैमेज हो गया या वो किसी भी कारण से वो ब्लड सैंपल डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो जो एविडेंस था, जो प्रूफ था, वो हमारा लॉस हो गया। पर वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ था, वो अब हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली जो डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं, बिलियंस ऑफ कॉपीज बना के रख लेते हैं, ताकि टेस्टिंग के टाइम पे अगर वो डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, रॉन्ग टेस्टिंग हो जाए, कुछ भी कारण हो जाए, तो हमारे पास बैकअप रहे। इसी तरह से किसी में भी सपोज आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी को कर रहे हैं और इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को आप प्लाज्मिड के थ्रू, पीबीआर 322 के थ्रू ई कोलाई के अंदर, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो आपने जितना उसको निकाला है डिजायर्ड डीएनए को, उतना हो सकता है सफिशिएंट नहीं हो, उससे उतना प्रोडक्ट ना बन सके लार्ज स्केल पे जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग डीएनए है, जीन है, उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर लेंगे, ताकि हमारे पास आर्टिफिशियली वी आर डूइंग इट इन लैब सो दैट वील हैव ample number of copies and we can have lot of product, right? So the third step would be amplification of desired DNA fragment और desired gene, इसका amplification। but इसे करने के पहले स्टूडेंट्स, हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब हमने डीएनए को तोड़ा टुकड़ों में, तो हमें उसमें से हमारा डिजायर्ड जीन निकालना पड़ेगा, हमें आइसोलेट करना पड़ेगा। सो इस स्टेप के पहले, एक्चुअली ये स्टेप नंबर 4 है, इसके पहले हमें स्टेप नंबर 3 क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमने टुकड़े किए हैं उसमें से हमें हमारा डिजायर्ड जीन छांटना पड़ेगा। सो वी हैव टू सेपरेट एंड आइसोलेट। So separation and isolation of desired DNA fragment और gene, right? तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सेल में से प्योर डीएनए को निकाला, देन हमने उसके टुकड़े किए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर हमने उसमें से हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट चूज किया। कैसे किया वो हम पढ़ेंगे, किस टेक्निक से किया वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमने उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई, राइट? दिस इज स्टेप नंबर 3, देन दिस इज नंबर 4। मल्टीपल कॉपीज बना के हमने उसका बैकअप रख लिया अपने पास में। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास मल्टीपल कॉपीज बन गई हैं, अब हम जो भी हमारा वेक्टर है जिसे हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया है, उसके साथ हमारे डिजायर्ड जीन या डीएनए फ्रैगमेंट को ज्वाइन करेंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट और डिजायर्ड जीन विथ वेक्टर which is most commonly plasmid by DNA ligase enzyme, जैसा हम जानते हैं। तो अब हम इनको जोड़ देंगे, और जब हम इनको जोड़ देंगे तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताइए, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें क्या करना पड़ेगा, होस्ट सेल के अंदर डालना पड़ेगा, ताकि होस्ट सेल ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट बन जाए। सो नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ host cell, generally prokaryotic लेते हैं, E. coli, it can be eukaryotic also. So transformation of host cell with rDNA, जो कि हमने पिछले ही स्टेप में बनाया है, वेक्टर और डिजायर्ड जीन को जोड़ के चिपका के ग्लू से, डीएनए लाइगेज एंजाइम से। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में अब हम क्या चाहते हैं, हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि हमें वो प्रोटीन, वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो मिल सके। वो प्रोडक्ट कब मिलेगा, जब वो जीन
जो हमारा डिजायर्ड जीन है वो खुद को एक्सप्रेस करे, यानी उसमें ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, तभी प्रोटीन बनेगा। आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड देन वी गेट द प्रोटीन। हमारा अल्टीमेट एम है प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी जो एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम इंसुलिन बनाना चाहते हैं। हमने क्या किया, पूरा ह्यूमन सेल में से डीएनए आइसोलेट किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसे कट किया, उसमें से जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है उसे सेपरेट किया, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के तैयार कर ली, फिर उसे वेक्टर के साथ ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन कराने के बाद होस्ट सेल, जो इस केस में ई कोलाई होता है, उसको उसके अंदर हमने उसे ट्रांसफर करा दिया, यानी होस्ट सेल का ट्रांसफॉर्मेशन हमने करवा दिया विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो होस्ट सेल हैं जो कि अब ट्रांसफॉर्मेंट हो चुके हैं, रिकॉम्बिनेंट हो चुके हैं, उनका कल्चर करना पड़ेगा हमें लार्ज स्केल पे, ताकि खूब सारा, जब ये डिवाइड होगा, जब इसके अंदर जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसमें डिविजन्स होंगे, मल्टीप्लिकेशंस होंगे, तो बहुत सारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा और उसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन है और फिर वो अपने आप को उसके अंदर एक्सप्रेस करेगा तो बहुत सारा प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें लार्ज स्केल पे अब इन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल्स को, ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल मतलब जिसके अंदर ऑलरेडी हमारा आरडीएनए है, उसे कल्चर करना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी कल्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल। इसका मतलब ही है ऐसा होस्ट सेल जिसके अंदर हमारा आरडीएनए है। सो कल्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल इन अ मीडियम, मीडियम क्यों, क्योंकि होस्ट सेल को खाना पीना न्यूट्रिशन तो चाहिए, प्रॉपर कंडीशंस चाहिए जिसमें वो मल्टीप्लाई करेगा, और जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो उसके अंदर हमारा आरडीएनए मल्टीप्लाई करेगा। हमने क्लोनिंग में ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। इन मीडियम एट अ लार्ज स्केल, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ताकि जब इनका कल्चर हो, इनकी मल्टीपल कॉपीज बने तो हमारा आरडीएनए भी मल्टीप्लाई करे, उसकी भी खूब सारी कॉपीज बने और हमें खूब सारा प्रोडक्ट मिले। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, कल्चर एट अ लार्ज स्केल, राइट। और इसके बाद अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। कल्चर करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो प्रोडक्ट है, क्योंकि ये तो बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं, होस्ट सेल ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें उसके अंदर से फिर हमारा जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ई कोलाई का कल्चर किया जिसके अंदर हमारा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन भी मल्टीप्लाई कर रहा है और इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहा है ई कोलाई के अंदर। अब हमें उस इंसुलिन को सेपरेट करना पड़ेगा। सो लास्ट इज सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। उसको हमें प्योर फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि हम उसे अब पैकेज करके मार्केट कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसे सेल ऑफ करना है, उसे मार्केट में लाना है उस प्रोडक्ट को, चाहे वो वैक्सीन हो, एंटीबायोटिक हो, इंसुलिन हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, हार्मोन हो, ताकि वो यूज हो सके फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, फॉर ह्यूमन वेलफेयर, जो एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन भी है। सो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट so that it can be marketed out, right? So फिर हमें ये इसमें से निकालना पड़ेगा, तब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। So now we'll deal with all the processes one by one. आप ऑलरेडी इनका बेसिस जानते हैं, क्योंकि हम प्लाज्मिड पढ़ चुके हैं, यानी वेक्टर, हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ चुके हैं, हम उनके जुड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम यानी लाइगेज, इस स्टेप को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, किन किन प्रोसेसेस से होता है, तो काफ़ी कुछ इसमें से हम जानते हैं, राइट। तो आइए अब हम पहला स्टेप शुरू करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। नाउ आइसोलेशन ऑफ डीएनए, और यहां हम डिजायर्ड डीएनए की बात नहीं कर रहे, हम पूरा का पूरा सेल का डीएनए बाहर निकाल लेंगे। वो कैसे करेंगे? अब स्टूडेंट्स इसके बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डीएनए अगर यूकैरियोटिक सेल है तो क्या होगा, सपोज ये सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए। अगर प्रोकैरियोटिक होगा तो न्यूक्लियस नहीं होगा। अगर ये प्लांट, बैक्टीरियल या फंगल सेल है तो चारों तरफ इसके सेल वॉल भी होगी। ये सब बेसिक्स हम जानते हैं। हमें यहां से डीएनए निकालना है अगर यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है तो साइटोप्लाज्म से निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेल को तोड़ना पड़ेगा, राइट। सो सेल टू बी ब्रोकन।
कैसे ब्रेक करेंगे हम सेल को, बताइए। अगर सेल वॉल है, सेल वॉल ब्रेकेज, तो हम जानते हैं कौन से एंजाइम्स लगेंगे, किसको याद है? अगर प्लांट सेल है तो सेल्यूलेज प्लस पेक्टिनेज, क्योंकि उसी की सेल वॉल बनी हुई है। सो लेट्स क्विकली राइट सेल्यूलेज प्लस पेक्टिनेज, इन दो एंजाइम्स से अगर वो प्लांट सेल है तो हम ये ऐड करेंगे। अगर वो फंगल है तो फंगल की सेल वॉल हमने पढ़ी है काइटिन की बनी होती है, तो हमें काइटिनेज एंजाइम चाहिएगा इफ इट इज अ फंगल सेल टू ब्रेक द सेल वॉल। और अगर वो बैक्टीरियल सेल है तो हमने कौन सा पढ़ा था एंजाइम? लाइजोजाइम, इफ इट इज अ बैक्टीरियल सेल। और अगर एनिमल सेल है तो उसमें सेल वॉल होती ही नहीं है, तो वहां पर हमें कोई सेल वॉल ब्रेक की जरूरत है नहीं। सेकेंड नंबर हम क्या करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए हमने क्या पढ़ा था? हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं। सो यूज ऑफ डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स जो होते हैं इनमें बेसिकली लाइपेज वगैरह रहते हैं, और हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली लिपिड्स की बनी होती है। सो वी विल यूज डिटर्जेंट्स, राइट। तो सेल वॉल ब्रेक हो गई, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी किसकी बनी है? सेम जैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो भी डिटर्जेंट्स डिसॉल्व कर देंगे। अब हमारे पास डीएनए आया बट वो डीएनए के साथ आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, ये सब भी अटैच्ड है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? प्रोटीन्स ब्रेकेज। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, प्रोटीन के लिए हम प्रोटीएजेज एंजाइम्स यूज करेंगे, उससे हम प्रोटीन्स को तोड़ देंगे। फिर हमें क्या करना होगा? जो साथ में आरएनए अटैच्ड है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस केवल प्योर डीएनए पे ही काम करता है, तो हम आरएनए को किससे तोड़ेंगे? आरएनएज एंजाइम्स, या जिन्हें राइबोन्यूक्लिएजेज भी कहते हैं, इन एंजाइम से हम उन्हें तोड़ देंगे। तो अब हमारे पास प्योर फॉर्म में डीएनए है, बट अभी भी उसमें हो सकता है कुछ इम्प्योरिटीज हों, तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? हम उसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज ऐड चिल्ड इथेनॉल। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, चिल्ड इथेनॉल। और इसे डालते ही अब जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा पतले पतले धागों के रूप में, राइट। सो डीएनए प्रेसिपिटेट्स एज फाइन थ्रेड्स इन सस्पेंशन, राइट। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये बहुत सिंपल होता है, आप यूट्यूब पे भी देखोगे, जो आपको नहीं देखना, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। तो आपको कई टेक्निक्स मिलेंगी कि कैसे हम स्ट्रॉबेरी से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम टोमेटो से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, घर पे ही करते हैं लोग। हालांकि इट इज़ नॉट वेरी प्रॉपर मेथड जो लैब में होता है। क्या करते हैं, जैसे जो भी फ्रूट लिया, सपोज स्ट्रॉबेरी ली, राइट। अब हमें स्ट्रॉबेरी से उसका डीएनए निकालना है। स्ट्रॉबेरी फ्रूट है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, उनसे बेसिकली डीएनए निकलना है। घर पे क्या करते हैं, स्ट्रॉबेरी ली, उसे अच्छे से क्रश किया, क्रश करके एक पॉलिथीन ली, सील्ड वाला जो आता है, उसके अंदर उसका जो पल्प है, गूदा जो निकला है, वो पूरा स्ट्रॉबेरी जो क्रश की है हमने, उसको उसमें भर दिया, साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया और चुटकी भर नमक डाल दिया। फिर ये एंजाइम्स जो है, इनके पैकेट्स मिलते हैं बाजार में, तो जो भी, अगर स्ट्रॉबेरी इज अ प्लांट सेल, तो सेल्यूलोज और पेक्टिनेज एंजाइम लाए, उसमें सब लिखा रहता है कितनी क्वांटिटी के लिए कितना एंजाइम चाहिए, वो चुटकी भर वो एंजाइम डाल दिया। अब वो एंजाइम डालने के बाद में ये वाले फिर एंजाइम्स डाल दिए, प्रोटीएजेस, आरएनएज, ये सब डाल दिए। डिटर्जेंट, जो घर में डिटर्जेंट होता है, जो भी हम वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट, वो डिटर्जेंट डाल दिया, अच्छे से इसको उसमें मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में एक कंटेनर लिया, उसमें इसको डाल दिया, जो भी ये पूरा लिक्विड तैयार हुआ है। क्रश्ड स्ट्रॉबेरी विथ ऑल द एंजाइम्स, चुटकी भर नमक, NaCl, डिटर्जेंट्स और पानी मिला दिया, तो एक सॉल्यूशन टाइप का बन जाएगा। उसके बाद ये चिल्ड इथेनॉल आता है, और डीएनए जो है वो इथेनॉल में इनसॉल्युबल होता है, तो डीएनए दूर जाने की कोशिश करता है इथेनॉल से। तो हमें कैसा दिखेगा? फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूब है, राइट, इफ दिस इज द ट्यूब,
और ये सपोज हमारा वो सॉल्यूशन भरा हुआ है, राइट, जिसमें सब NaCl, पानी और सारे एंजाइम्स और सब कुछ है, सेल वेल। तो इसमें ये ऐसे ऐसे DNA ऐसा रहता है। इथेनॉल कैसे डालते हैं? सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, सीधे ऐसे नहीं डाल देते हैं, इसको थोड़ा टेढ़ा करते हैं और बिल्कुल धीरे धीरे साइड से इथेनॉल डालते हैं, वॉल से। तो जैसे ही यहाँ पर इथेनॉल डाला सपोज ये, तो ये जितने भी DNA हैं ये कैसे हो जाएंगे, ये इथेनॉल है तो ये सारे DNA इस तरह से अरेंज हो जाते हैं ऐसे लेयर पे, लाइक दिस। यही मतलब है हमारा कि DNA इकट्ठा हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। कैसे? पतले पतले धागे इस सस्पेंशन में, इस सॉल्यूशन में। सो DNA का अल्टीमेट प्रेसिपिटेशन जो है वो चिल्ड इथेनॉल डाल के होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आता है। और जब फिर हम क्या करते हैं, एक स्पूल आता है ऐसे करके, ये ग्लास का बना हुआ हो सकता है, चम्मच मान लीजिए आप, या ये कॉटन का बना रहता है, इसमें कॉटन रहती है। इसको फिर हम बहुत धीरे से इसमें डिप करेंगे और डिप करके इस तरह से घुमाएंगे, तो ये जो सारा DNA जो प्रेसिपिटेट हुआ है वो उसमें लिपट जाएगा और फिर हम उसे बाहर ले लेंगे एंड वील गेट द DNA, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फाइन थ्रेड्स की तरह, राइट। सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी DNA प्रेसिपिटेट हो गया, देन DNA प्रेसिपिटेट्स is collected by, ये जो प्रोसेस है चम्मच जैसा जो मैं आपको बता रही हूँ, अंदर डालते हैं ऐसे ऐसे घुमाते हैं और उसमें DNA के धागे लिपट जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल लेते हैं, इसको स्पूलिंग बोलते हैं। एक्चुअली ये जो वर्ड है स्पूलिंग स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, स्पूलिंग। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। स्पूलिंग मीन्स जो भी प्योर DNA है चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद उसे जो हम बाहर निकालते हैं वो स्पूलिंग मेथड से ही निकालते हैं। इट इज कलेक्शन ऑफ DNA प्रेसिपिटेट फ्रॉम दिस मिक्सचर, राइट। तो इसमें चिल्ड इथेनॉल पे बहुत क्वेश्चन आता है और ऐसा क्यों है? बिकॉज DNA इज इनसॉल्यूबल इन इथेनॉल, इसीलिए वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और स्पूलिंग इस प्रोसेस को बोलते हैं। बाकी सारे एंजाइम्स जो हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं, राइट। सो इसका जो डायग्राम बना रहता है वो कैसा बना रहता है? फॉर एग्जाम्पल कई बुक्स में इस तरह से डायग्राम मिलेगा आपको कि ये हमने बैक्टीरिया ग्रो किया, ये बैक्टीरियल कल्चर है सपोज, राइट, बैक्टीरियल कल्चर। फिर इसे सेंट्रीफ्यूज किया। जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सपोज ये ट्यूब है जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूज किया, तो ये सेल्स जितने भी थे यहाँ पे से इकट्ठे हो जाएंगे। सो दिस इज पैलेट ऑफ सेल्स। फिर इसमें हमने एंजाइम्स डाले, राइट। अगर बैक्टीरिया है तो हम लाइजोजाइम डालेंगे, फिर डिटर्जेंट्स, फिर प्रोटीएजेस, RNases, फिर ये सब डालेंगे। तब हम ये सब डालेंगे तो इस तरह से ये सेल के फ्रैगमेंट्स आ गए। सेल टूट गया मतलब सेल ब्रेक हो गया, फ्रैगमेंट हो गया, राइट। सेल फ्रैगमेंट होने के बाद में इसके साथ और सब चीजें टूट गई हैं, इसकी RNA, प्रोटीन, ये सब तोड़ देंगे और फिर हम इसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे। सो दिस इज चिल्ड इथेनॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और जब हम चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे तो जितने भी DNA है इस सेल में वो यहां आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द DNA प्रेसिपिटेट, और फिर हम उसे स्पूलिंग मेथड के थ्रू बाहर निकाल लेंगे। सो ऐसा एक डायग्राम आपके में दिया रहता है बैक्टीरियल कल्चर को लेके। कहीं पे भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, स्ट्रॉबेरीज वगैरह क्रश करके, और फिर आप जैसे ही चिल्ड इथेनॉल डालोगे ऊपर धागे 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 धागे, बीच जहाँ इंटरफेस है वहां पर आ जाते हैं। ये इथेनॉल है, एक लेयर बन जाती है, नीचे वो NaCl का सॉल्यूशन की लेयर है और बिल्कुल इसके इंटरफेस पे, बाउंड्री पे हमें धागे धागे दिखते हैं, वो DNA ही है, राइट। सो इस तरह से हमने इस DNA को आइसोलेट कर लिया है, हमारा पहला प्रोसेस। अब हमारे पास प्योर फॉर्म में DNA है, वी हैव प्योरिफाइड DNA, जिसमें कोई प्रोटीन नहीं है, कोई RNA नहीं है, प्योर DNA है। अब हमें इस DNA को कट करना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। यू नोट दिस डाउन, देन वील टॉक अबाउट इट।
सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने प्योर फॉर्म में हमारा डीएनए ऑब्टेन कर लिया है, बट हमें नहीं पता है अभी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं मिला है, हमारा डिजायर्ड डीएनए नहीं मिला, अभी तो हमने पूरे सेल में से डीएनए आइसोलेट किया है। अब हम इसे कट करेंगे विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो सेकेंड स्टेप इज फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और स्टूडेंट्स हम यहाँ पर डिटेल्स नहीं पढ़ने वाले हैं, बट हम जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए में पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट पर कट करते हैं, ये हम जानते हैं। और हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमारे वेक्टर को भी कट करेंगे, राइट। तो हम ये पॉइंट लिखेंगे, वेक्टर इज ऑल्सो कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पैलिंड्रोमिक साइट पे कट करता है ये, आप चाहें तो वो क्लास को रिवाइज कर सकते हैं एंजाइम्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। और फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस प्रोवाइड करता है सिंगल स्ट्रैंडेड, जो आराम से अपने काउंटर पार्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड बना लेते हैं, फिर डीएनए लाइगेज आके उन दोनों को जोड़ देता है, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो दे बोथ आर कट विद द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नाउ थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ ये हम नई चीज पढ़ने वाले, ये जो पूरा डीएनए है इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने उसे जगह जगह से काट दिया है, बट हमें नहीं पता कि हमारा, क्योंकि ये सब ट्रांसपेरेंट है स्टूडेंट्स, हमें आंखों से कुछ दिख नहीं रहा है, सब सॉल्यूशंस आते हैं मार्केट से, हमें नहीं पता कि हमारा डिजायर्ड डीएनए कहाँ है। अब हम उसे फाइंड आउट करेंगे और उसे सेपरेट करेंगे। सो द थर्ड स्टेप इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। नाउ स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो पहला स्टेप है उसका नाम भी हमने क्या लिखा था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पर वो टोटल सेल डीएनए का आइसोलेशन है। इसमें हम उसमें से डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को सिलेक्ट करके और अलग कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाकी डीएनए से मतलब नहीं है सेल के, हमें सिर्फ हमारे डिजायर्ड फ्रैगमेंट से ही मतलब है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड प्रोसेस। कैसे करते हैं इसे, हमने जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया है उसके बाद में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी भी हमें चेक करनी है कि कट किया भी कि नहीं किया उसने, नंबर 1, और फिर अगर किया है तो उसमें से हमारा वाला सेगमेंट कौन सा है वो भी हमें लेना है। तो ये सब कुछ जो जिस टेक्निक से होता है उसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, और मोस्ट कॉमनली जो जेल होता है वो एगेरोज होता है। सो इट इज एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ ये जो टेक्निक है स्टूडेंट्स, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय टिसिलियस, ए टिसिलियस in 1937। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम आपको आना चाहिए। टिसेलियस ने इसको डिस्कवर किया था। क्या मतलब है इसका, आइए समझें। जेल मतलब जो कुछ चिपचिपा हो, ना फुली सॉलिड हो ना फुली लिक्विड हो, जैसे चॉकलेट होती है वो जेल की तरह है। अगर आप उसे हीट करोगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, और अगर हम उसको कूल डाउन करेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ मटेरियल, ना पूरा सॉलिड ना पूरा लिक्विड, जेल यूज करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोरेशन मीन्स किसी चीज का मूवमेंट। किसके अंडर मूवमेंट हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज के कारण मूवमेंट हो रहा है। तो हम इस जगह पर बेसिकली इस टेक्निक में क्या करने वाले हैं, हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हुए एक मीडियम के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट और ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। अगर उसका साइज छोटा होगा तो ऑब्वियसली वेट भी कम होगा, और अगर अब हम जानते हैं अगर कोई दुबला पतला है, साइज भी छोटा है, सपोज हाइट शॉर्ट है, तो ऑब्वियसली उसका वेट भी कम हो जाएगा। दुबला है, छोटा है, तो वेट भी कम हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइज के बेसिस पे हम सेपरेट कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे कम कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं डेंसिटी, जितना वेट ज्यादा होगा उतना डेंस होगा, घना होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, कुछ भी एक।
उस बेसिस पे हम डीएनए के जो टुकड़े मिले हैं हमें, जिसमें से हम नहीं जानते अभी कि हमारा डिजायर्ड वाला टुकड़ा फ्रैगमेंट कौन सा है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है और उसे सेपरेट करना है, उसे आइसोलेट करना है, ताकि हम उसे वेक्टर के साथ जोड़ सके, राइट। सो इस टेक्निक में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इट इज द टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ DNA fragments on the basis of, now this is very important, इस पे क्वेश्चन आता है, on basis of their size, ये क्वेश्चन पूछते हैं किस बेसिस पे सेपरेट हो रहे हैं, साइज कहें या उसका मॉलिक्यूलर वेट कहें या डेंसिटी कहें, राइट, इस बेसिस पे with use of electricity या वोल्टेज कह सकते हैं हम, इन अ मीडियम, मीडियम तो चाहिए, एक कंडक्टर चाहिए जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इन अ मीडियम, राइट। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है उसमें हम आरएनए प्रोटीन्स को भी ऐसे ही सेपरेट करते हैं, बट पर्टिकुलरली एगरोज जो होता है ये आरएनए और डीएनए के लिए इसको यूज करते हैं, और अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे, हम एक नोट लिखेंगे पॉलीएक्राइलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, जिसमें पॉलीएक्राइलमाइड को यूज करते हैं, वो पर्टिकुलरली प्रोटीन्स के लिए यूज करते हैं, वील टॉक अबाउट इट। सो यहां पर हमने क्या किया है, डीएनए फ्रैगमेंट्स का सेपरेशन on the basis of their size, very very important, with the use of electricity or voltage in a medium, right। अब कैसे करते हैं ये टेक्निक, बहुत सिंपल है, इसको समझना, आप इसे नोट डाउन करिए, देन वील राइट अबाउट इट। सो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हम डिजायर्ड फ्रैगमेंट को किस टेक्निक के थ्रू करते हैं आइसोलेट, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, किन्होंने डिस्कवर किया था और क्या इसका बेसिस होता है। अब आइए इस टेक्निक को हम समझते हैं, इसको समझना बहुत सिंपल है, इट्स वेरी इजी। नाउ डीएनए जो होता है वो हम जानते हैं एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। क्यों है वो नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि उसके पास फॉस्फेट है PO4 नेगेटिव, जो उसे नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवा रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, we know this, ये क्वेश्चन आता है why it is negatively charged, due to phosphate group, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर हम दो इलेक्ट्रोड्स लगाएं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं, तो आप बताइए कि डीएनए किस तरफ रन करेगा। डीएनए नेगेटिव है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो डीएनए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, यानी एनोड की तरफ। सो डीएनए रन्स टुवर्ड्स एनोड, ये अपने को याद होना चाहिए, एनोड दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, राइट। एक तो इसका ये बेसिस है। नाउ इसमें हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले डीएनए ट्रांसपेरेंट है, हम ये क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए कोई कंडक्टर होना चाहिए, राइट। सो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारी फॉर दिस प्रोसीजर। एक तो हमें, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एगरोस जेल चाहिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है, वो हम आपके लेवल पे नहीं है, आपको तो बस इतना पता होना चाहिए कि एगरोस जेल चाहिए। इसके बाद हमें एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर चाहिए, जिसे बफर कहते हैं, बफर यूज करते हैं, नॉर्मली TAE बफर यूज करते हैं, 1x TAE, अलग अलग बफर के स्ट्रेंथ्स आते हैं, अलग अलग बफर्स आते हैं, हमें मतलब नहीं है, पूरी मार्केट में किटी आती है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस की, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। बफर का काम है, इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन आता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमें क्या चाहिए, दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए, सर्किट चाहिएगा, यानी कैथोड एंड एनोड, इलेक्ट्रोड सर्किट, जिसमें इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे,
राइट, एनोड एंड कैथोड, दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये अपने को याद होना चाहिए, जो आपने केमिस्ट्री में वैसे भी फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट समझिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रे लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और जो एगरोस जेल है, अभी एगरोस जेल क्या है, एगरोस जो है हमने पढ़ा था 11th क्लास में जब हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था कि ये एक पॉलीसेकेराइड अगर जो कि सीवीड्स से ऑब्टेन होता है। सीवीड्स मतलब जो रेड एल्गी हैं, याद है आपको, ग्रासिलेरिया, जेलीडियम, इनसे ये इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड, जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ऐसी एक पॉलीसेकेराइड है। और हमने पढ़ा था कि इसको अगर जो होता है वो बैक्टीरिया को कल्चर करने में भी बहुत काम आता है। तो एगरोस जेल जो है दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड या रेड एल्गी, पर्टिकुलरली 2 रेड एल्गी से लेते हैं जो कॉमनली लेते हैं, ग्रासिलेरिया एंड जेलीडियम। तो ये 2 नाम आपको याद होने चाहिए, जेलीडियम हमने इसे 11th में पढ़ा भी था। और ये कैसा है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जेल है। जेल मतलब जब हम इसे हीट करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा और जब हम इसे कूल करेंगे तो ये सॉलिड हो जाएगा, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सीवीड से लेते हैं या रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ने एगरोस जेल लिया, हम उसके अंदर कोई डाई भी मिला सकते हैं या नहीं भी मिला सकते हैं। हमने इसको अच्छे से हीट किया माइक्रोवेव में, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन जाएगा। फिर उस लिक्विड को अपन यहाँ डाल देते हैं इस ट्रे में, मैं आपको समझा रही हूँ अभी। ये लिक्विड डाल दिया, पूरा भर दिया इसको लिक्विड को, और फिर क्या करते हैं, अब आप इमेजिन करिएगा ये ट्रे है, इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है, फिर एक कंगा लगा देते हैं यहाँ पे, कोम्ब, और कंगे में दांत होते हैं, तो 8 कोम्ब रहते हैं इसमें, 8 कांटे रहते हैं इसमें, उसको हम फिक्स कर देते हैं और हम इसे सॉलिडिफाई होने देते हैं। जब ये सॉलिड हो जाता है, कूल डाउन हुआ, सॉलिड हो गया, फिर हम बहुत धीरे से उस कोम्ब को, अभी हमारा कंगा नहीं है, ये स्पेशल कंगा है, उसे निकाल देते हैं। तो जब आप उसे निकालेंगे, क्या वहां पर छेद, गैप रह जाएंगे, क्योंकि बाकी सब जगह का तो सॉलिड हो गया, लेकिन वो पार्ट जो है वहां पे क्या बन गए, गड्ढे बन गए, राइट। उन गड्ढों को वेल्स कहते हैं, WELL, कुएं वाला वेल। तो इसका नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है उन्हें कहते हैं वेल। जनरली एक लाइन में 8 वेल्स बनाते हैं और इसमें हम अपना DNA सैंपल भरने वाले हैं, सो इन्हें सैंपल वेल भी कहते हैं, सैंपल वेल। ये हम क्रिएट कर लेते हैं, कैसे किया वो मैंने आपको समझा दिया। अब जब हमने ये क्रिएट कर लिए, अब हम मैं इसको रब कर देती हूँ। सो हमने एगरोस जेल को गरम किया, इस ग्लास ट्रफ में डाला, डालने के बाद कंगा लगाया, कोम्ब लगाया और वेल्स हमने क्रिएट कर लिए, गड्ढे, और बाकी पूरा सॉलिड हो चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि अच्छा, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि वो जो गड्ढे हैं वो मतलब इतना अंदर डालना पड़ेगा आपको कि वो डिप हो जाए, तभी वो गड्ढे उसके अंदर बनेंगे। अब सपोज ये हमारी प्लेट है, लेट अस सपोज हमने अब ये प्लेट है पूरी और इसमें ये गड्ढे बन गए हैं, वेल्स बन गए हैं। मैं अभी 4 बना देती हूँ, ठीक है। अब हमने इस प्लेट को क्या किया, इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया। सपोज एक तरफ ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड अटैच किया, और एक तरफ पॉजिटिव यानी एनोड अटैच किया, और इनके बीच हमने ये सर्किट पूरा कर दिया। ये ऐसे ही मशीन से सर्किट पूरा हो गया। यहाँ पर हमने मोटर लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी, हमने कनेक्शन बना दिया। कुल मिला के हमारे लेवल पे हमें इतना पता होना चाहिए। सो व्हाट इज दिस, दिस इज एगरोस जेल प्लेट, एगरोस जेल प्लेट जो हमने गर्म करके फिर ठंडा करके बनाई है। ये क्या है, दिस इज सैंपल वेल। अगर हमारे पास ज़्यादा DNA सैंपल है तो एक यहाँ लगाया कोम, एक जैसे एक कंगा यहाँ लगाया, फिर एक यहाँ लगाया, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो 8 और 8 16 गड्ढे बन जाएंगे, कैसे भी। नाउ अगर इस समय पे हमने इलेक्ट्रिसिटी चालू की तो कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर ही नहीं डाला है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर हमारा DNA सैंपल लोड कर देंगे
और साथ में सपोज मैंने यहाँ पर डीएनए सैंपल लोड किया, वही टुकड़े जो हमने तोड़े हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। सो यहाँ पर डीएनए सैंपल लोडेड। सपोज ये पहला सैंपल है, सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3, और एक हम कंट्रोल्ड सैंपल डालते हैं। कंट्रोल्ड सैंपल मतलब एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल हमने ऐड किया है यहाँ पे सेगमेंट, जिसमें कि हमें पता है कि कितने फ्रैगमेंट्स हैं और उन फ्रैगमेंट्स का साइज क्या है, वो हमको सब कुछ पता है, तो उसे बोलते हैं अपन कंट्रोल्ड सैंपल। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम इसके ऊपर बफर डालेंगे, क्योंकि बफर ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बफर डाला, बफर हमको कितना डालना पड़ेगा कि वो पूरे जो गड्ढे हैं वो डूब जाए। अच्छे से हमने बफर ऐड कर दिया। अब हमने सर्किट को चालू कर दिया। जब हम सर्किट को चालू करेंगे, सपोज करिए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट नहीं किया है, तो क्या होगा, डीएनए फ्रैगमेंट अनडाइजेस्टेड है, उसे डाइजेस्ट नहीं किया, उसे कट नहीं किया। जब अनडाइजेस्टेड होगा तो वो बहुत भारी होगा, और जब वो बहुत भारी होगा तो वो एनोड की तरफ भाग ही नहीं पाएगा। तो सपोज करिए वो यहीं पर अटक गया, ये अटक गया, राइट। दूसरा सैंपल जो है उसमें एंडोन्यूक्लियस ने कट किया है, और जब उसने कट किया है तो जो बड़े बड़े हैं वो तो यहाँ है, इससे पतला वाला छोटा वाला यहाँ, फिर यहाँ, और जो सबसे छोटे हैं वो तेजी से भागकर आगे जाएंगे। सपोज ये हमें दिखे इस तरह से। इसमें भी मान लीजिए 4 कट्स थे, एक यहाँ 4 फ्रैगमेंट्स में तोड़ा था, क्योंकि यूं तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, सब ट्रांसपेरेंट हो रहा है। एक सपोज यहाँ पहुंचा था, एक यहाँ पहुंचा था, एक यहाँ पहुंचा था, ऐसे। ठीक है, तो यानी कि बड़े वाले मॉलिक्यूल्स नेगेटिव की तरफ हैं कि पॉजिटिव की तरफ? बड़े मॉलिक्यूल्स कहाँ होंगे? नेगेटिव की तरफ, क्योंकि डीएनए पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है। जो जितना छोटा होगा, जितना हल्का होगा, वो उतना तेजी के साथ इस जेल को पार करता हुआ जाएगा, राइट। सो पॉजिटिव के पास, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉजिटिव के पास हमें कौन सा मिलेगा? लो मॉलिक्यूलर वेट डीएनए, और नेगेटिव के पास हमें कौन से मिलेंगे? हाई मॉलिक्यूलर वेट या लार्ज मॉलिक्यूलर वेट डीएनए, राइट। और ये कैसा है? ये तो कंट्रोल्ड सैंपल है, इसमें हमें पता है, सपोज इसमें हमारे 8 बने, हमें पता है कौन सा किस साइज का है। तो अगर सपोज हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज करिए वो 100 न्यूक्लियोटाइड बेसिस का है, बेस पेयर्स का है, तो हम इसमें देख लेंगे कि इस सैंपल में 100 के पास सामने जो आ रहा होगा वही हमारा मतलब डिजायर्ड जीन है, और फिर हम उसे कट करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये कंट्रोल का काम होता है। एनीवेज, ये क्या है? दिस इज अनडाइजेस्टेड डीएनए, ये वाला जो है, राइट। तो हमने इस टेक्निक से 2 चीजें पता करी हैं। एक तो हमें साइज पता चल गया है, स्मॉलर वाले टुवर्ड्स पॉजिटिव, लार्जर वंस टुवर्ड्स नियर द वेल्स, नियर द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नियर द वेल के पास में लार्ज है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। एनोड के पास में स्मॉल है या लो मॉलिक्यूलर वेट है। सेकेंड, इससे हमें यह भी पता चल गया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है उसने एक्टिविटी करी है, डाइजेशन किया है नहीं किया है वो भी पता चल गया, और हमें हमारा साइज भी पता चल गया है, पर्टिकुलर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें मिल गया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये दोनों बातें पता की हैं। तो आइए पहले हम इसको लिख लेते हैं कि ये क्या करेगा। दिस हेल्प्स टू चेक digestive activity of restriction endonuclease। ये तो इसका पहला काम है। हम इससे ये क्वेश्चन आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन किया नहीं किया वो हम पता कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा वो उतना तेजी के साथ भागेगा टुवर्ड्स द एनोड। और ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? एक्चुअली क्या होता है कि ये जो एगरोस जेल होता है ये इस तरह से होता है, जैसे ये जेल है, जब हम इसको सॉलिडिफाई करते हैं तो कुछ ऐसा बन जाता है। ये ऐसे ऐसे धागे रहते हैं इसके डबल स्ट्रैंडेड, और ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और इनके बीच बीच में छेद होते हैं, ऐसा होगा ये।
डबल स्ट्रैंडेड हैं ये धागे, लाइक दिस। ऐसा रहता है ये जेल, ऐसा पूरा सॉलिड नहीं है ये। तो ये जो छेद हैं, इनमें से आप ऐसा मानिए गुफाएं हैं, ये टनल्स हैं। तो जो मोटा आदमी है वो तेजी से निकलेगा कि पतला आदमी तेजी से निकलेगा? पतला आदमी इजीली निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो छोटा डीएनए मॉलिक्यूल है वो छेद अगर छोटा भी है तो इजीली उनको पार करता जाएगा, जबकि जो बड़े हैं वो अटक जाएंगे। तो यहाँ पर एगरोस जेल कैसे काम कर रहा है? छलनी की तरह काम कर रहा है। इसे एगरोस जेल का सीविंग इफेक्ट बोलते हैं। तो इस सीव मतलब छलनी, सीविंग इफेक्ट के कारण डीएनए मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज are getting separated. This is what we are going to write now. So, separation of DNA fragments according to their size, and why? Due to sieving effect. और sieving effect कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइडेड बाय एगरोस जेल। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एगरोस जेल के छलनी जैसे सीविंग इफेक्ट, जो इसमें छेद बन गए हैं, पोर्स बन गए हैं, उनके थ्रू जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो फटाफट पार करते जाएंगे जब इलेक्ट्रिसिटी रन होगी टुवर्ड्स पॉजिटिव, और बड़े वाले फंसते जाएंगे, अटकते जाएंगे। तो इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, जितना पॉजिटिव के पास है उतना छोटा डीएनए है, और जितना वेल के पास है उतना बड़ा है, राइट? सो वी कैन से दैट, यहां पर हम लिख सकते हैं स्मॉलर द डीएनए, या आप इसको एक काम करिए, आप इसको नोट डाउन करिए, हम इसको अलग से लिखते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतना फास्टर रन करेगा टुवर्ड्स एनोड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, स्मॉलर द डीएनए फ्रैगमेंट, फास्टर इट रन्स, इन छेद में से फटाफट निकलता जाएगा, इट रन्स टूवर्ड्स एनोड, दैट इज टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और जो बड़े बड़े हैं वो वेल के पास मिलेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट? सो इस तरह से, और कंट्रोल्ड सैंपल हमने डाल ही रखा है, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा वाला कौन सा साइज है। और फिर क्या किया जाता है, सपोज ये हमारा साइज है, ये वाला डिजायर्ड जीन है, तो हम क्या करेंगे, इसको धीरे से कट करते हैं, कट करके इसको निकाल लेंगे, और निकाल कर, अब इसके साथ थोड़ा सा जेल भी आ गया है, फिर हम इस डीएनए को जेल से निकाल लेंगे। इस पूरे प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं, इल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, बाकी डीएनए से अब हमें मतलब नहीं है, डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट इज एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम जेल पीस बाय, इस टेक्निक को कहते हैं इल्यूशन। तो ये अपने को पता होना चाहिए। जैसे स्पूलिंग का मतलब क्या था, जब हम पूरा का पूरा डीएनए आइसोलेट कर रहे थे, चिल्ड इथेनॉल डाला था, तो हमने जो अपना डीएनए ऐसे ऐसे लपेट के बाहर निकाला था, उस प्रोसेस को स्पूलिंग कहा था। यहाँ पे इस जेल को कट करके और फिर इस जेल में से जो हम अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट अलग करेंगे, उसे कहते हैं इल्यूशन, दैट प्रोसेस। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? तो अब हमारे पास में स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करा हुआ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है, और ऐसे हमने प्लाज्मिड भी सेपरेट कर लिया है, वेक्टर जो है, और उनको भी हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया है। नाउ स्टूडेंट्स, इसको समझने का, इसको याद रखने का एक और तरीका है, सिंस हम इसे कैसे याद रख सकते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, और ह्यूमंस जो हैं, हमारा जो डीएनए है, हम बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा नेगेटिव होते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारा सॉरो है, ग्रीफ है, अनहैप्पीनेस है, टेंशन है, स्ट्रेस है, ऑल दीज थिंग्स। सो हम क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड। सो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, पहला। अब हम क्या कोशिश करते हैं, हम लाइट, पॉजिटिविटी, गॉड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें वहां पर जॉय, हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन, टेंशन फ्री, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, सक्सेस सब कुछ मिल सके। ये सब पॉजिटिव है।
Positive means light. So we try to run towards the light, the positive light that is towards God, right? So DNA हम negatively charged हैं, God light, कोई भी नाम दीजिए, हम कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी की तरफ भागने की, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम क्या है? ये संसार, इसी के थ्रू, इस माया के थ्रू ही होकर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो ये जो एग्रोज जेल है, दिस इज़ दी माया, द संसार, द वर्ल्ड, इसी में से होके हमें लाइट की तरफ पहुँचना है। और ये कंट्रोल्ड सैंपल क्या है? ये हमारे सेंट्स हैं, संत, जो एक रेफरेंस पॉइंट हैं, जिन्होंने जर्नी कंप्लीट कर ली है, इनके अंदर सब कुछ नोन है, इनकी हेल्प से ही हम इन स्टेजेस को पार कर सकते हैं। सो डीएनए हम, वी आर नेगेटिवली चार्ज्ड, वी आर रनिंग टूवर्ड्स लाइट, दैट इज टूवर्ड्स पॉजिटिव। जो जितना हल्का होता जाएगा, जिसके बर्डन्स जितने कम होते जाएंगे, जो जितना लाइट होता जाएगा, वो पॉजिटिविटी की तरफ उतना ही भागेगा। सो जो जितना हल्का होगा वो उतना पॉजिटिविटी की तरफ मिलेगा। सो जो डीएनए जितना लाइट होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, स्मॉल फ्रैगमेंट होगा, वो टुवर्ड्स पॉजिटिव मिलेगा, टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स लाइट, टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। और जो जितना भारी होगा, जिसने जितना टेंशन, स्ट्रेस, सब कुछ ले रखा है, जितना भारी है, उतना वो नेगेटिव की तरफ मिलेगा, राइट? सो दिस इज अ वे टू रिमेंबर। जितना हम लाइट बनेंगे, जितना स्ट्रेस फ्री बनेंगे, उतना हम टुवर्ड्स लाइट जाएंगे। सो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस जब मैंने पढ़ा था तो मुझे कुछ ऐसे ही लगा था कि जैसे कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस जो है, ये एक जो हमारी कॉस्मिक साइकिल है, फ्रॉम नेगेटिविटीज ऑफ ह्यूमन गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ सेंट्स, कहीं ना कहीं ये हमें उसी की याद दिला रहा है। एनीवेज, दिस इज अ वे टू रिमेंबर दैट डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इट रन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। नाउ ये तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है, जो आपके कोर्स में है, जो आपको पढ़ना है। और अगर डीएनए पे क्वेश्चन आएगा जो बायोटेक्नोलॉजी में, तो हमें यही लिख कर आना है। बट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और हम यहाँ पर नोट लिख रहे हैं, एक और टाइप का इलेक्ट्रोफोरोसिस होता है जिसे कहते हैं SDS page. Now what is this? SDS page. This is, page means polyacrylamide gel electrophoresis. इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी रन करेंगे, बफर डालेंगे, कंडक्टर डालेंगे, बट इसमें जो जेल है वो एग्रोस का नहीं है, वो पॉलीएक्राइलामाइड का है। सो PAGE, पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। क्या डिफरेंस है इसमें? यहाँ पर जो जेल है वो पॉलीएक्राइलामाइड है, और पॉलीएक्राइलामाइड जो है ये एक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक पॉलीमर है, जबकि जो एग्रोस जेल है वो एक नेचुरल सीवीड, रेड एल्गी से नेचुरल जेल है। सो दिस इज वन डिफरेंस, राइट? आर्टिफिशियल पॉलीमर। नाउ SDS का क्या? पहले तो इस टेक्निक को कहाँ यूज करते हैं? दिस इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन। RNA DNA के लिए हम एग्रोस जेल यूज करते हैं। अब प्रोटीन के साथ मेन प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स, कि प्रोटीन जो है, RNA DNA तो चलो फॉस्फेट है तो नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ रन कर जाते हैं, पर प्रोटीन के साथ ऐसा नहीं होता है। प्रोटीन एसिडिक बेसिक हो सकते हैं पर न्यूट्रल भी हो सकते हैं, प्रोटीन पे कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि प्रोटीन को SDS मतलब ये एक डिटर्जेंट है, सोडियम डोडिसिल सल्फेट, SDS, सोडियम डोडिसिल सल्फेट। दिस इज अ डिटर्जेंट, और ये कैसा डिटर्जेंट है? ये एनायोनिक डिटर्जेंट है। दैट मीन्स ये एनायन नेगेटिव चार्ज दे देता है प्रोटीन को, और फिर वो एनोड की तरफ रन करता है। तो बेसिकली क्योंकि प्रोटीन न्यूट्रल है तो हम उसे SDS डिटर्जेंट के साथ यूज करते हैं। तो ये SDS प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है, और ये जब प्रोटीन के साथ अटैच होता है तो पहले ये जितना भी
सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उनको लीनियर स्ट्रक्चर में ओपन कर देता है, और उसमें ओपन करने के बाद ये उसको चार्ज प्रोवाइड कर देता है, ताकि फिर वो प्रोटीन जो है सेम वही अपने वेट के अकॉर्डिंग फिर वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। सो यहाँ पर ये डिटर्जेंट की तरह यूज करते हैं, जबकि एगरोस जेल में ऐसा कोई डिटर्जेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि डीएनए नेचुरली नेगेटिवली चार्ज्ड है और इसे हम प्रोटीन के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। अब ये चाहे डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन्स हो, ये दिखाई नहीं देते हैं नॉर्मल लाइट में, नेचुरल आइज से, ये सब ट्रांसपेरेंट चीजें हैं। तो अब हमें इन्हें देखना है, तो हम इसे देखते कैसे हैं? इसे देख, यहाँ की अगर हम बात करें तो इसमें हम डाई ऐड कर देते हैं। कौन सी डाई डालते हैं हम स्टूडेंट्स? हम इसमें ब्रोमोफिनॉल प्लस ब्रोमोफिनॉल ब्लू प्लस टोल्यूडिन ब्लू, ये डाई यूज करते हैं। तो इस डाई को जब हम ऐड करते हैं तो फिर हमें वो हमारा जो प्रोटीन है वो दिखता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो जब आपने ये जेल डाला तो सब ट्रांसपेरेंट था, आपने डीएनए डाला ये भी सब ट्रांसपेरेंट, अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा, अभी आप इसे कट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको तो दिख ही नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे फिर या तो दो तरीके, या तो हम यही वाली जो दोनों डाई हैं, जब हम जेल डालें तो हम उस डाई के साथ डालें, तो जब हम डाई के साथ डालेंगे तो फिर हमें ये बैंड्स दिखेंगे। या दूसरा तरीका जो बेस्ट तरीका जो यूज करते हैं, हम इस पूरी प्लेट को फिर डिप करेंगे एक इथिडियम ब्रोमाइड में, और इथिडियम ब्रोमाइड में जब हम इसे डिप करेंगे और फिर जब हम इस पे यूवी रेज डालेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज, तो ये ऑरेंज कलर के बैंड्स के रूप में दिखेगा। अभी ये दिख नहीं रहा है, अभी ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। जब ये ऑरेंज बैंड के फॉर्म में दिखेगा फिर हमें दिखेगा कि बैंड यहाँ मोटा है, यहाँ पतले हैं, फिर हमें अपना हमारा साइज समझ में आ जाएगा और फिर हम उसे कट करेंगे इल्यूजन टेक्निक के थ्रू, राइट। सो फर्स्ट वी हैव टू विजुअलाइज दीज बैंड्स। सो पेज में तो ये वाली डाई यूज करते हैं, जेल एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी ये डाई यूज कर सकते हैं। साथ में दूसरा तरीका जो है जो जनरली यूज होता है दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेज, दैट वील डिस्कस, बट दिस इज ओनली अ शॉर्ट नोट जो आपको पता होना चाहिए, राइट। सो लेट्स राइट अबाउट इट। सो नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर इल्यूजन यानी बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द डीएनए सेगमेंट, हमें दिखना तो चाहिए वो डीएनए सेगमेंट, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे इन बैंड्स का। कैसे विजुअलाइजेशन करते हैं, एंड डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज बिफोर इल्यूजन, उसके बाद ही आप उसे कट कर पाएंगे, राइट। इसलिए मैं लिख देती हूं बिफोर इल्यूजन, विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, क्योंकि ये सब ट्रांसपेरेंट होता है, नॉर्मली ऐसे दिखता नहीं है। फ्रैगमेंट्स दो तरीके, नंबर 1, या तो हम डाई यूज करें, चाहे हम पेज की बात करें चाहे हम एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें, सो सेम डाई यूज होती हैं, ब्रोमोफिनॉल ब्लू प्लस टोल्यूडिन ब्लू डाई यूसेज। या तो ये डाई मिक्स कर देंगे जेल के साथ तो वो कलर दे देगा, या दूसरा जो आपके कोर्स में है एनसीईआरटी में, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट, डिप, या तो उसे डिप करें या उस पर स्प्रेड कर दें, कैसे भी। सो ट्रीट एगरोस जेल प्लेट विथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रटा होना चाहिए, इथिडियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करते हैं। सिर्फ ट्रीट करने से काम नहीं चलेगा, फॉलोड बाय यूवी रेज एक्सपोजर, उसके बाद इसे यूवी रेज इसके ऊपर हमें डालनी पड़ेंगी। दोनों पॉइंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो क्या दिखेंगे, डीएनए फ्रैगमेंट्स appear as orange bands, ये कलर भी पूछते हैं, as orange bands, और फिर इसमें से हम देख लेंगे कि हमारे साइज का कौन सा बैंड है, हमारा यानी डिजायर्ड जीन कौन सा है, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल्ड सैंपल है, और उसके थ्रू फिर हम हमारा एल्यूजन के थ्रू उस पीस को कट करके उसमें से प्योर डीएनए बाहर निकाल लेंगे। सो इथिडियम ब्रोमाइड, यूवी रेज
एंड देन ऑरेंज बैंड्स। ये आपके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट हाँ हम डायरेक्टली डाई भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम ये वाली डाई यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड वन पॉइंट कि जो इथीडियम ब्रोमाइड होता है वो कार्सिनोजेनिक है। इथीडियम ब्रोमाइड इज हाईली कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मीन्स जो कैंसर कॉज कर सकता है, कार्सिनोजेनिक या म्यूटाजेनिक, कार्सिनोजेनिक या म्यूटाजेनिक, जो म्यूटेशंस कॉज कर सकता है, म्यूटाजेनिक, हाईली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम इसे यूज करते हैं, क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार्सिनोजेनिक, सो यू मस्ट नो, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए स्टूडेंट्स जब लैब में जो टेक्नीशियंस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, पूरा किट आता है, करना तो बहुत आसान है, जेल लिया, उसमें सब इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि इतने मिनट आप पहले माइक्रोवेव में गर्म करिए, फिर उस ग्लास की ट्रफ में इसको डालिए, फिर उसके बाद वो कंगा कोम डालिए, वेल्स क्रिएट करिए जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद जब वो सॉलिडिफाई हो गया तो उसको हटा दिया तो हमारे गड्ढे क्रिएट हो गए, फिर सैंपल्स लोड कर दिए, फिर बफर डाल दिया, फिर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया, रन कर दिया, फिर इथीडियम ब्रोमाइड में उसे डिप करते हैं, यूवी लाइट डालते हैं, तब हमें वो ऑरेंज बैंड्स के रूप में डीएनए फ्रैगमेंट्स दिखते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेटेड, स्मॉलर वंस टुवर्ड्स पॉजिटिव, लार्जर वंस टुवर्ड्स वेल्स। नाउ ये हाईली कार्सिनोजेनिक, इसका एक एग्जाम्पल मैं शेयर करूंगी आपके साथ। मेरी एक फ्रेंड है जो बायोटेक्नोलॉजी में अपना एमएससी कर रही थी, और वहाँ पर जब वो लोग लैब में ये करते थे तो अननोइंगली बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, इसमें डबल ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, क्योंकि अगर हल्का सा भी कट है आपके बॉडी में और उस पर अगर ये इथीडियम ब्रोमाइड ज़रा सा भी टच हो गया, इट कैन कॉज कैंसर। तो उस समय वो लोग क्या करते थे कि जैसे उन्होंने डिप किया, अपना डिजायर्ड फ्रैगमेंट जो है उसको इल्यूजन से निकाला, और बाकी जो था उसको उन्होंने बाहर जाके वो फेंक देते थे जहाँ भी कचरे का होता था। तो कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर 2 कुत्ते बहुत कॉमनली मिलते थे, वहाँ पे 2 कुत्ते, उनके सारे बाल झड़ गए। एक्चुअली क्या होता था, उस कचरे के साथ में वो कुत्ते ये जो जेल था, एग्रोस जेल, जिसको इथीडियम ब्रोमाइड से ट्रीट किया हुआ था, उसे भी खा लेते थे, तो उन्हें कैंसर हो गया था। तो अब जो है इसको गड्ढा खोद के और फिर ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है, इतना ज़्यादा कार्सिनोजेनिक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अभी तक हमने देखा कि हमने सेल में से एंजाइम्स की मदद से डीएनए आइसोलेट किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने डीएनए और वेक्टर दोनों को कट किया, और फिर हमने हमारा जो डिजायर्ड सेगमेंट है उसे हमने बाहर निकाल लिया, डिजायर्ड जीन को हमने कट करके इल्यूजन से ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नंबर 4, हम जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसे एम्पलीफाई तो करेंगे ही, और एम्पलीफाई करके फिर हम जो हमारे डिजायर्ड जीन है उसे जोड़ेंगे उसके वेक्टर के साथ, ताकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन सके। बट ये सब स्टेप्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट? सो टिल द नेक्स्ट क्लास, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।